हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जीएस में हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। और इस भूगोल की क्लास में हमारी आज की क्लास का टॉपिक है पवन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विंड सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और इस पवन तंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। शुरू करने से पहले एक सामान्य सा परिचय मैं आपको इस पवन तंत्र के बारे में देना चाहता हूँ कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। एक सामान्य सा ओवरव्यू। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पवन क्या होता है, कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि इन पवनों के कारण पृथ्वी के कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ पर दिन में 2-2 बार बारिश होती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और कौन-कौन सी ऐसी जगह है पृथ्वी पर जहाँ इन हवा के कारण, पवन के कारण बरसों-बरसों तक बारिश ही नहीं होती, जहाँ पर मरुस्थलों का निर्माण होता है, जैसे कि सहारा मरुस्थल, हमारे देश का थार मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, उसके बाद कालाहारी मरुस्थल और भी बहुत सारे मरुस्थल हैं। तो ये पवनों के कारण ही ये मरुस्थलों का निर्माण होता है। कहाँ-कहाँ मरुस्थल बनते हैं, कहाँ-कहाँ दिन में 2-2 बार बारिश होती है, ये सारी जानकारी आज हम इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अमेज़न नदी घाटी कहाँ कहाँ से उसका उद्गम होता है, उसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं। फिर कांगो नदी पढ़ेंगे, नील नदी पढ़ेंगे, उसके बाद इंडोनेशिया द्वीप समूह और न्यू गिनी द्वीप समूह के साथ हम टॉप 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सामान्य सा मैंने आपको परिचय दिया कि इस टॉपिक में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी पहली हेडिंग्स की ओर चलते हैं और जिसका मैंने आपको नाम दिया है, पवन क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, पवन क्या है, अगर मैं आपको सामान्य सी भाषा में समझाऊँ, तो पवन, जैसे सपोज़ ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है। तो पृथ्वी के क्षैतिज धरातल के सहारे या पृथ्वी के धरातल के सहारे क्षैतिज रूप से बहने वाली हवा या वायु, क्षैतिज रूप से बहने वाली वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी के धरातल के सहारे क्षैतिज रूप से बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। इसको किताबी भाषा में कहें तो देखो, ये लिखा हुआ है, वायुमंडल में उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु का क्षैतिज संचलन पवन कहलाता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, जो वायु का संचलन होगा या जो पवन बहेगी, हवा जो चलेगी, वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी। देखो, उच्च दाब को मैं शॉर्ट में एचपी लिखूँगा, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर, और निम्न दाब को मैं शॉर्ट में एलपी लिखूँगा, इसको बोलते हैं लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो आपको ये बातें याद रखनी होगी क्योंकि हमारे इस टॉपिक में, आज की क्लास में, ये हाई प्रेशर, लो प्रेशर बार-बार आएगा। हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब और लो प्रेशर मतलब निम्न दाब। हाई प्रेशर को शॉर्ट में कह दिया एचपी अर्थात हाई प्रेशर, उच्च दाब, और निम्न दाब को शॉर्ट में कहा एलपी अर्थात लो प्रेशर। तो हमने ये सीखा, जो हवा है वो उच्च दाब से अर्थात हाई प्रेशर से निम्न दाब की ओर बहती है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे जितनी भी हम कक्षाएँ पढ़ेंगे, ये एक लाइन आपके लिए बहुत काम की है। वायु का संचलन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि पवन कहते किसे हैं। अब ये जो पवन हमारी बहती है, हवा जो बहती है, ये पवन तंत्र का जो निर्माण होता है, ये क्यों होता है? क्या कारण है? कुछ पवन गर्म होती है, क्या कारण है? कुछ ठंडी होती है। तो इनके मुख्य कारण हैं, जो कि आपके सामने है। पहला कारण, पृथ्वी पर सूर्य की असमान जो ऊष्मा आती है, पहला कारण वो है सूर्य की असमान ऊर्जा। दूसरा, वायुमंडलीय दाब। और तीसरा, कोरियोलिस बल। ये कोरियोलिस बल क्या होता है, मैं भी आपको बताऊंगा डिटेल में। और तीसरा कारण है पवन तंत्र का, वो है घर्षण बल, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये चार मुख्य कारण हैं जिनके कारण पवन तंत्र का निर्माण होता है। कहीं पर हवा ठंडी, कहीं पर गर्म होती है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं पवनों के प्रकार की ओर। मुख्यतः तीन प्रकार की पवन होती हैं। एक स्थायी पवनें कहलाती हैं, जिनको कहते हैं परमानेंट विंड्स। स्थायी पवनें कौन-कौन सी होती हैं? किसे कहेंगे स्थायी पवन? देखो, स्थायी पवन उसे कहते हैं जो वर्ष भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, इनकी दिशा फिक्स होती है, एक ही दिशा में बहती रहती हैं, इनको बोलते हैं स्थायी पवनें। कौन-कौन सी होती हैं? देखो, मुख्य प्रकार स्थायी पवनों के आपके सामने हैं, जैसे कि व्यापारिक पवन होती है। अगर मैं आपको एक व्यापारिक समझाना चाहूँ, व्यापारिक पवनें कहाँ होगी, कैसे बहेंगी, तो देखो, जैसे हमारी ये पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको 0 डिग्री लैटीट्यूड कहते हैं। और हमने हमारी पृथ्वी को, ये हमने बता दिया था आपको एक दिन कि ये दक्षिण की ओर जाएँगे तो ये 30 डिग्री का अक्षांश माना जाएगा, और ये हमारा 60 डिग्री का अक्षांश, लगभग-लगभग मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ। दक्षिण दिशा की मैंने ये बात करी। तो दक्षिण दिशा में, चलिए इसको थोड़ा-सा मैं मिटा देता हूँ। 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम दक्षिण गोलार्ध में जाएँगे, दक्षिणी गोलार्ध में,
तो मैंने आपके सामने ये मुख्यतः 3 अक्षांश बनाए, जो दक्षिण में ये 30 डिग्री का अक्षांश है इधर, और ये दक्षिण में 60 डिग्री का अक्षांश है, और इसको तो हम जानते हैं ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री। उसी प्रकार जब हम उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो हमें मिलेगा 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, सॉरी उत्तरी अक्षांश, और फिर हमें मिलेगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और फिर हमें उत्तर में मिलेगा उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री। तो देखो जो व्यापारिक पवन है उसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो व्यापारिक पवन है वो व्यापारिक पवन हमारे भूमध्य रेखा की ओर बहती है, दोनों ध्रुवों की ओर से, दोनों गोलार्धों की ओर से। देखो जो हमारा 30 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध है, इस 30 डिग्री का उत्तरी गोलार्ध से यहाँ पर भूमध्य रेखा की ओर लगातार वर्ष भर एक ही दिशा में पवन बहती रहती है, जिसको हम कहते हैं व्यापारिक पवन। इनका निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है, हम अभी समझेंगे। और दूसरी पवन हमारा जो 30 डिग्री दक्षिण में है, इसकी तरफ से हमारी भूमध्य रेखा की ओर बहती है। ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं जो 30 डिग्री अक्षांशों की तरफ से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। 30 डिग्री दक्षिणी देशांतर से, सॉरी अक्षांश से, देशांतर नहीं, और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर जो पवनें बहती हैं उनको कहते हैं व्यापारिक पवन। तो ये हमारे पवनों के मुख्य प्रकार हैं जो स्थायी पवनें हैं। हमने आपको बताया कि जो पवन है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। उस 3 प्रकार में हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं स्थायी पवनें, और इन स्थायी पवनों में एक व्यापारिक पवन होती है और एक वेस्टर्लीज होती है जिसको बोलते हैं पछुआ पवन। देखो ये रहा पश्चिमी पवन जिसको बोलते हैं वेस्टर्लीज। ये जो पश्चिमी पवन है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर। देखो कैसे, चलो मैंने इसका एक चित्र निकाल के रखा है, ये रहा, देखो इधर देखो। मैंने आपको बताया ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा, ये इसको थोड़ा सा मैं पार कर देता हूँ, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। और ये हमारा 30 डिग्री अक्षांश है, देखो उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश, और ये दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री अक्षांश। तो ये जो हमारी पवनें बह रही हैं ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं। ये हमारी व्यापारिक पवनें, ये वाली जो है ये व्यापारिक पवनें हैं, ये जो कि 30 डिग्री अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, उनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। इधर से भी उत्तरी गोलार्ध से भी आती हैं, तो ये हमारी व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो वेस्टर्लीज होती है जिसको पछुआ पवनें कहते हैं, पश्चिमी पवन। तो देखो ये पश्चिमी पवन 30 डिग्री अक्षांशों से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य बहती है। जैसे कि देखो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जो पवनें बह रही हैं इनको बोलते हैं पछुआ पवनें या पश्चिमी पवनें, इन्हीं को बोलते हैं वेस्टर्लीज। और देखो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य इधर की ओर बह रही है दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये हमारी है पछुआ पवनें, इनको पश्चिमी पवनें भी कहा जाता है। चलिए उसी प्रकार जो तीसरे टाइप की है ध्रुवीय पवनें हैं, इसको हमने सी कह दिया, ये ध्रुवीय पवनें हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे पवनों के जो पहला प्रकार था स्थानीय पवनें, उसमें मैंने आपको 3 मुख्य पवनें बताई। कौन कौन सी? व्यापारिक पवन, पश्चिमी पवन और ध्रुवीय पवन। अब जो पवन का दूसरा प्रकार है वो है मौसमी अर्थात सामयिक पवनें, जिनको बोलते हैं पीरियोडिक विंड्स। ये समय के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती हैं। देखो मौसमी पवनें उन्हें कहेंगे जो समय के अनुसार अपनी दिशाएं परिवर्तित करती रहती हैं। मौसम या समय के अनुसार बदलती रहती है, उनको बोलते हैं मौसमी या सामयिक पवनें। और इनके मुख्य प्रकार की बात करें तो जैसे मानसून पवन हमारे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व जो मानसून है वो मौसमी पवनों के आधार पर आता है। उसी प्रकार मौसमी पवनों के दूसरे प्रकार की बात करें जो स्थल और समुद्र समीर होते हैं, आपने नाम सुना होगा स्थल समीर और समुद्र समीर, ये भी मौसमी पवन का ही एक रूप होते हैं। देखो स्थल समीर किसे कहेंगे? सपोज हमारे पास मैं अगर एक चित्र बना के आपको दिखाना चाहूँ, चलिए इस चित्र के लिए मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी स्लाइड पर ले चलता हूँ। एक चित्र में आपको बताना चाहता हूँ कि स्थल समीर और समुद्र समीर किसे कहेंगे। देखो सपोज हमारे पास ये धरातल है और धरातल के बाद हमारे पास ये इधर समुद्र है। चलिए ये मैंने इधर समुद्र बना दिया। अभी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये स्थल समीर और ये जो जल समीर है या समुद्र समीर है ये किसे कहेंगे। चलिए एक सेकंड रुकिए, बस मैं थोड़ा सा एक समुद्र बना के आपको समझाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, देखो ये हमारा समुद्र है इधर, और ये दोनों साइड हमारे स्थल मैंने बनाया आपको, ये हमारा समुद्र है। तो स्थल समीर किसे कहेंगे? ये तो समुद्र है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समुद्र, और ये हमारा इधर स्थल है। तो जब वायु या पवन स्थल से समुद्र की ओर बहेगी, स्थल छोड़कर समुद्र की ओर बहेगी, उस वायु को हम कहेंगे स्थल समीर। जब स्थल से समुद्र की ओर बहेगी कोई वायु उसको कह देंगे स्थल समीर, और इसका उल्टा जब समुद्र से स्थल की ओर कोई वायु बहेगी उसको कह देंगे समुद्र समीर। जब यहां से इधर की ओर बहेगी
वायु स्थल की ओर आएगी समुद्र से तो उसको कह देंगे समुद्र समीर। बात समझे? देखो ये स्थल से समुद्र की ओर आ रही है और यहां से मैं इधर भी बना सकता था चित्र। समुद्र से स्थल की ओर जो पवन बहेगी उसको कहेंगे समुद्र समीर। समुद्र से स्थल की ओर बह रही है तो समुद्र शरीर समीर, और अगर स्थल से समुद्र की ओर हवा बहेगी तो उसको कहेंगे स्थल समीर। उसी प्रकार जो दूसरा मैंने आपको बताया वो है पर्वतीय और घाटी समीर। तो देखो अगर मैं आपको एक चित्र के माध्यम से यहीं पर समझाना चाहूं, सपोज हमारे पास ये पर्वत और घाटी है। आपको पता है कि ये पर्वत है ऊपर और ये नीचे घाटी है। तो जो पर्वतों से नीचे की ओर हवा बहती है उसको बोलते हैं पर्वत समीर, और जो घाटी से ऊपर की ओर हवा बहेगी उसको कहेंगे घाटी समीर। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? तो ये हमारी मौसमी पवनें हैं, पर्वत समीर, घाटी समीर हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। स्थल समीर, समुद्र समीर। हमारा जो तीसरा टाइप है पवन का वो है स्थानीय पवनें। देखो ये स्थानीय पवनें हम अच्छे से जानते हैं, जैसे हमारे भारत में लू चलती है एक विशेष समय में, तो उसी प्रकार कुछ स्थानों पर विशेष समय में विशेष पवनें चलती हैं, इनको कहते हैं स्थानीय पवनें। जैसे कि किसी विशेष क्षेत्र में सीमित होती है, जैसे लू उत्तर भारत में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा। उसी तरह से क्वेओन हवा होती है जो कि एल्प्स पर्वत में गर्म और शुष्क हवा होती है। उसी तरह से चिनूक होती है, हरमट्टान होती है, गिबली होती है, बहुत सारी पवनें हैं, सिरोक्को होती है। तो ये सारी पवनें हमारी कहलाती हैं, ये सारी पवनें हमारी कहलाती हैं स्थानीय पवनें, जो कि एक विशेष समय में एक विशेष क्षेत्र में चलती है। हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि पवनों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हमने पवनों के 3 मुख्य प्रकार पढ़े, स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी पवनें। अब देखो आपको पवनों के प्रकार में मुख्यतः ये कुछ तथ्य याद करने होंगे। कौन कौन से तथ्यों की हम बात कर रहे हैं? देखो पहला तथ्य आपके सामने ये रहा कि भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है वो एकदम 0 होता है। कोरियोलिस बल क्या है अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको अभी इतना याद रखना है कि जो कोरियोलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर 0 होता है, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर जो पवन होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो भारत का मानसून तंत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा पवन प्रणाली पर आधारित है, ये बात आपको याद रखनी होगी। और तीसरी बात आपको याद रखनी होगी, जो पवनें हैं, पवनें अर्थात हवाएं, ये हवाएं या पवनें जलवायु, कृषि, समुद्री परिवहन और वर्षा आदि पर सीधा प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में पवनों के ऊपर कुछ विशेष जानकारी दी। अब देखो ये कोरियोलिस बल क्या है जिसकी हम बार-बार चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही मुख्य आपके लिए है। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न बनता रहता है। तो ये कोरियोलिस बल पढ़ते हैं, ये कोरियोलिस बल क्या होता है? देखो बहुत ही सामान्य सा इसका एक परिचय है। परिचय ये है कि कोरियोलिस बल उसे कहते हैं, जैसे हमने जाना था कि हमारी जो पृथ्वी है, वो अपनी जो अक्ष है, जिसको हम धुरी बोलते हैं, वो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, जिसको कहते हैं घूर्णन कर रही है। तो इस घूर्णन के कारण जो पृथ्वी का घूर्णन है, जो अपनी धुरी पर घूम रही है, जो अपने अक्ष पर घूम रही है, इस घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है। उस बल के कारण जो हवाएं हैं या जो समुद्री धाराएं हैं या जो आसमान में तुम कोई वस्तु फेंकोगे, उनकी दिशा में कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस घूर्णन के कारण जो पृथ्वी घूर्णन कर रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में, इस घूर्णन के कारण जो चलनमान वस्तुएं हैं, जो चलती हैं, जैसे कि हवाएं, जैसे कि जलधाराएं, उनकी दिशा में कुछ परिवर्तन आ जाता है, वो अपने दिशा से कुछ विचलित हो जाती है। मतलब सीधी ना चल के या तो दाएं मुड़ जाएंगी या बाएं मुड़ जाएंगी। तो ये जो पवनों का विचलन या जो धाराओं का विचलन होता है, ये किस लिए होता है? कोरियोलिस बल के कारण होता है। इसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। अगर कोई आपसे सिंपल भाषा में पूछे, एक लाइन में कोई पूछे कि कोरियोलिस बल क्या है, तो आप कहिएगा कि कोरियोलिस बल जो पृथ्वी है वो अपनी जो घूर्णन कर रही है अपनी अक्ष पर, उस अक्ष पर घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको कोरियोलिस बल कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर देखो और डिटेल में समझाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस घूर्णन के कारण पृथ्वी पर बहने वाली हवाएं, बहने वाले महासागरीय जलधाराएं सीधी रेखा में नहीं बहती बल्कि मुड़ जाती हैं। इस कोरियोलिस बल के कारण आपसे डायरेक्ट कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे, कुछ कथन दे दिए जाएंगे कि बताइए कोरियोलिस बल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको दे दिया जाएगा कि बताइए भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव सर्वाधिक होता है, तो आप कहिएगा नहीं ये तो गलत कथन है। हमने भी पढ़ा कि भूमध्य रेखा पर जो कोरियोलिस बल है उसका प्रभाव एकदम शून्य होता है। आगे पढ़ेंगे और तो देखो
हम ये पढ़ रहे थे कि कोरियोलिस बल किसे कहते हैं, तो कोरियोलिस बल जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन गति कर रही है, उससे उत्पन्न बल को कहते हैं, जिसके कारण जो पवन है, जो महासागरीय धाराएं हैं, उनकी दिशा में परिवर्तन होता है और इस मुड़ने के कारण को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। बस आपको ये याद रखना है। जो हवाएं अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं इधर-उधर, जल धाराएं सीधी ना बहकर कुछ इधर-उधर बहती हैं, उसी को कोरियोलिस बल कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, जिसके कारण ऐसा होता है। देखो परिभाषा की बात करें तो वही जो परिचय में मैंने आपको बताया वही परिभाषा है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण गतिशील वस्तुओं जैसे कि हवा, जल, प्रक्षेपास्त्र आदि की दिशा में आने वाले विचलन को कोरियोलिस बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। कोरियोलिस बल का प्रभाव, देखो कोरियोलिस बल से क्या होगा? जैसे सपोज़ हमारी ये पृथ्वी है, इसका प्रभाव देखते हैं कोरियोलिस बल का क्या होगा। और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, इसको मैंने कह दिया ये 0 डिग्री अक्षांश। और ये हमारा ऊपर जो है वो 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है और नीचे हमारा 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। तो कोरियोलिस बल का ये प्रभाव पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से जो उत्तर में 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो 0 डिग्री से नीचे का 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो गतिशील वस्तुएं हैं, वो दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है, याद रखना। और जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पे गतिशील वस्तुएं बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसका प्रभाव पड़ता है कोरियोलिस बल का प्रभाव। यही हमसे बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कोरियोलिस बल है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में गतिशील वस्तुएं दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गतिशील वस्तुएं बाईं ओर मुड़ती है। आपको यही बातें याद रखनी होगी। ये छोटी-छोटी बातें हैं पर आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो कोरियोलिस बल की तीव्रता, या इसको और भी हम उसी में काउंट कर सकते हैं इसका प्रभाव कोरियोलिस बल का। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है अर्थात 0, इसका प्रभाव बिल्कुल नगण्य होता है। और जैसे-जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, कोरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यही बात यहाँ पर लिखी है, इसका मान अक्षांश के साथ बढ़ता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कोरियोलिस बल ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या कोरियोलिस बल भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होता है। आपको कोई 4 से 4 कथन दे दिए जाएंगे और बोल दिया जाएगा कि बताइए इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव भूमध्य रेखा पर 0 होता है अर्थात होता ही नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे-जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जैसे ये हमारी भूमध्य रेखा है ये, अब इस भूमध्य रेखा से चाहे तो तुम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ो, चाहे तुम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ो, जैसे-जैसे बढ़ेंगे कोरियोलिस बल का प्रभाव भी उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा और सर्वाधिक कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध और सर्वाधिक कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध अर्थात ध्रुवों पर कार्य करता है। इसको बोलते हैं ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, मैं इसलिए बार-बार जोर दे रहा हूँ, कोरियोलिस बल क्या है? मैंने आपको समझाया, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो हवा है, जो समुद्री जलधाराएँ हैं, वो सीधी ना बहकर कुछ इधर-उधर मुड़ जाती हैं। उसको कोरियोलिस बल कहते हैं और इसका प्रभाव भूमध्य रेखा पर 0 होता है, 0 होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। और जैसे-जैसे हम अक्षांश अर्थात 0 डिग्री से जिस 0 डिग्री से जैसे-जैसे हम बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, वैसे-वैसे इस कोरियोलिस बल का प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं ये कोरियोलिस बल क्यों महत्व है हमारे लिए, इसका क्या-क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि ये पवन प्रणाली पर सीधा असर डालता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें, ध्रुवीय पवनें सभी की दिशा कोरियोलिस बल के कारण प्रभावित होती है। महासागरीय धाराएँ हैं, इनकी दिशा भी कोरियोलिस बल के कारण प्रभावित होती है। और जो चक्रवात और प्रतिचक्रवात हैं, वो भी कोरियोलिस बल के कारण ही बनते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए कि जो चक्रवात हैं, वो कभी भी भूमध्य रेखा पर नहीं बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्यों? आपसे सीधा एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भूमध्य रेखा पर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर कभी भी चक्रवात नहीं बनते हैं, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण आप बताइएगा कि वहाँ पर कोरियोलिस बल नहीं होता है। कोरियोलिस बल की अनुपस्थिति के कारण चक्रवात का निर्माण नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई कोरियोलिस बल होगा तो हवा की दिशा बदलेगी, जिसके कारण हवा इतनी तेज घूमनी शुरू हो जाएगी कि ऐसे गोल-गोल घूमने लगेगी और एक चक्रवात का निर्माण हो जाएगा। लेकिन भूमध्य रेखा पर ये कोरियोलिस बल है ही नहीं, तो यहाँ पर चक्रवात नहीं बनते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 बातें नोट करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि भूमध्य रेखा पर अर्थात 0 डिग्री अक्षांश पर चक्रवात नहीं बनते, चक्रवात नहीं बनते। एक बात तो आपको ये नोट कर लेनी चाहिए और दूसरी बात आपको ये नोट कर लेनी चाहिए क्यों नहीं बनते इसका कारण,
कारण ये है कि जो हमारा कोरियोलिस बल है वो भूमध्य रेखा पर 0 होता है, शून्य होता है। ये बहुत ही मुख्य बातें मैंने आपको बताई, आप नोट कर लीजिए। भूमध्य रेखा पर चक्रवात नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? क्योंकि कोरियोलिस बल नहीं होता है। और देखो कौन-कौन सी मुख्य बातें हमें यहाँ चक्रवात और प्रतिचक्रवात के संदर्भ में देखनी है, जो कोरियोलिस बल से संबंध रखते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ो, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त घूमते हैं, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कोरियोलिस बल क्या है और उसका क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि कोरियोलिस बल आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाइनों में याद रखना है। कौन सी वो 5 लाइनें हैं? बस अभी मैं आपको बता देता हूँ, आपका काम समाप्त हो जाएगा। 1 सेकंड फ्रेंड्स। कोरियोलिस बल आपको सिर्फ और सिर्फ 5 बातों में याद रखना है और इन 5 ही बातों पर आपसे 5 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिर्फ 5 लाइनें और 5 प्रश्न आपके तैयार हो जाएँगे। देखो, पहली लाइन में मैंने आपको बताया कोरियोलिस बल के संदर्भ में है, ये सारांश शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरियोलिस बल के संदर्भ में आपको क्या-क्या याद रखना होगा। पहली बात आपको याद रखनी होगी कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण वस्तु की दिशा बदलती है। मैंने आपको ये बात बताई। दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में जो दिशाएँ हैं, हवा की चाहे जलधाराएँ की, चाहे कोई आप वस्तु देख लो, उनकी जो दिशा है वो दाईं ओर मुड़ती है, वस्तुएँ दाईं ओर मुड़ जाती हैं। किसके कारण? कोरियोलिस बल के कारण। तीसरी बात आपको याद रखनी है, कोरियोलिस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। कौन? हवा या जलधारा या जो भी गतिशील वस्तु होगी वो। और चौथी बात आपको याद रखनी है कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है, इसलिए वहां पर चक्रवात नहीं बनते। और पांचवी बात आपको याद रखनी है कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो कोरियोलिस बल है उसका प्रभाव ध्रुवों पर अधिकतम होता है। और जैसे जैसे हम 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वैसे वैसे कोरियोलिस बल भी बढ़ता चला जाता है। ये शॉर्ट में मैंने आपको 5 लाइनों में पूरा कोरियोलिस बल समझा दिया। बस आपको ये 5-6 लाइनें याद रखनी है और आपकी परीक्षा में फिर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा कोरियोलिस बल से संबंधित, आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ा कोरियोलिस बल और इससे पहले हमने पढ़ा पवन किसे कहेंगे, पवनों के प्रकार। अब हम चलते हैं हमारी मुख्य बात पर। पृथ्वी की स्थायी वायुदाब पेटियां कौन-कौन सी हैं और फिर उन पेटियों पर क्या-क्या स्थिति देखने को मिलती है, जैसे कि कहीं पर 2 दिन में 2-2 बार बारिश होती है, कहीं पर मरुस्थल बने हुए हैं। तो चलते हैं पृथ्वी की स्थायी वायुदाब पेटियों की तरफ। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ आपके लिए एक चित्र निकाल कर रखा है, ये वाला। उसी चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। 1 सेकंड, मैं इसको इरेज़ कर लेता हूँ बस। देखो, ये मैंने आपको बताया पवनें। यहाँ पर ये पवनें हैं। लेकिन अब हम समझना चाह रहे हैं जो पृथ्वी की वायुदाब पेटियाँ हैं, वो क्या है? तो सबसे पहले तो आपको नोट कर लेना चाहिए कि पृथ्वी की कुल 7 वायुदाब पेटियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं? अगर उनका मैं आपको नाम लिखना चाहूँ, तो देखो, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, मैं थोड़ा-सा इसको मोटा करके बनाना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, इसको बोलते हैं हम आईटीसीजेड शॉर्ट में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन। इस आईटीसीजेड को बोलते हैं हिंदी में विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी जो कि 0 डिग्री से, चलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा और समझाने की कोशिश करता हूँ अभी। और ये हमारा है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर हमारा सब ट्रॉपिकल हाई जिसको बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और फिर हमारा ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और फिर उसी प्रकार हमारा ये 30 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर 30 डिग्री अक्षांश। और फिर हमारा ये 60 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव की ओर। और फिर हमारा ये नीचे और ऊपर 90-90 डिग्री के देखने को मिलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं जो पृथ्वी की 7 वायुदाब पेटियां हैं वो कहाँ-कहाँ बनती हैं, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो, पहली और दूसरी और तीसरी, इसका नाम तो खैर हमें नहीं देना चाहिए, पर एक बात मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि हमारी जो वायुदाब पेटी है 0 डिग्री पर, ये 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में बनती है। एवरेज हमने इसको कह दिया कि 0 डिग्री अक्षांश पर बनती है, पहली वायुदाब पेटी। उसी प्रकार ये जो हमने 30 डिग्री उत्तरी लिखा है यहाँ पर, 30 डिग्री नॉर्थ, और ये 30 डिग्री साउथ लिखा है अर्थात 30 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री हमने एवरेज लिया है, ये 5 डिग्री ऊपर जा सकता है और 5 डिग्री नीचे जा सकता है, अर्थात 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य हमारी ये दूसरी वायुदाब पेटी बनती है। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 25 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य हमारी ये वायुदाब पेटी बनती है।
उसी प्रकार ये हमने 60 डिग्री जो नॉर्थ लिखा है और ये जो 60 डिग्री साउथ लिखा है, ये एवरेज है। 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे हम जा सकते हैं, तो 55 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य ये हमारे सामने एक और वायुदाब पेटी बनती है। 55 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य एक और वायुदाब पेटी हमें देखने को मिलती है। चलिए, अब देखो ये है क्या? और ये तो हम जानते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है ये ऊपर वाली ध्रुवीय उच्च उच्च वायुदाब पेटी, ये 90 डिग्री, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। चलिए, अब हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, हमारे पास टोटल कितनी वायुदाब पेटियां हैं और फिर हम एक-एक करके इनको समझते हैं। देखो हमारे पास इनका अगर मैं नंबर करूं तो हमारे पास ये पहली वायुदाब पेटी है, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। उसके बाद हमारे पास ये दूसरी वायुदाब पेटी है जिसका नाम है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद हमारे पास ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, तीसरे नंबर की उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और ये हमारे पास है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। और देखो ये जो 3 नंबर है, बिल्कुल यहाँ पर भी ये 3 ही नंबर है, लेकिन मैंने 5 लिख दिया। 3 और 5 दोनों एक ही हैं। जो नाम 3 का है वही नाम 5 का होगा, और जो नाम दूसरे नंबर की पेटी का है वही नाम 6वें नंबर की पेटी का होगा, और जो नाम पहले नंबर की पेटी का है वही नाम इस 7वें नंबर की पेटी का होगा। तो क्या समझे आप? अगर मैं इनका नाम लिखवाना चाहूँ आपको, तो लिख लीजिए, ये जो 4 नंबर की पेटी है यहाँ से आप शुरुआत कीजिए। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ पेन, और हाँ, ठीक है। इसको अगर हम नाम लिखना चाहें, मैं सोच रहा हूँ जगह तो कम नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। चलो ठीक है, ले लो। तो ये जो हमारी चौथे नंबर की पेटी है, ये वायुदाब पेटी, इसका नाम है, आप लिख लीजिए, इसका नाम है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। इसको बोलते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। मैंने आपको बताया था कि मैं निम्न वायुदाब को लो प्रेशर लिख सकता हूं, ताकि शुरुआत ही मैंने आपको बोल दिया था। ये है विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ऊपर बढ़ो 0 डिग्री अक्षांश से, ये विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी कहां बनती है? ये 0 डिग्री अक्षांश पर बनती है। एवरेज मैंने आपको बताया, इसको तुम 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, अर्थात 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र है, उसको विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। इसी को हम ITCZ बोलते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसी को हम डोलड्रम बोलते हैं, डोलड्रम। बहुत ही मुख्य टॉपिक है डोलड्रम। यहाँ से डायरेक्ट हमारे प्रश्न बनते हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं यहीं से निकलती है, जैसे कि अमेजन नदी, जैसे कि कॉन्गो नदी, जैसे कि नील नदी। तो ये डोलड्रम ही पूरा क्षेत्र है हमारा। और फिर जो ऊपर हम जाते हैं 30 डिग्री पर, 30 डिग्री चाहे वो उत्तरी हो चाहे वो दक्षिणी हो, इन दोनों को हम बोलते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब हाई प्रेशर पेटी, उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। और यही जो 5 नंबर की है, दोनों सेम टू सेम है भाई। ऊपर 30 डिग्री उत्तर है और नीचे 30 डिग्री दक्षिण है। दोनों ही जगह उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनती है। जो मैंने नंबर दिए हैं 3 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों ही जगह पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनती है, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में। ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, जैसे इस 0 डिग्री वायुदाब की पेटी को डोलड्रम कहते हैं, डोलड्रम, उसी प्रकार इस उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड। आपने नाम सुना होगा हॉर्स लैटिट्यूड का। तो देखो, इसको तो कहते हैं डोलड्रम, जो 0 डिग्री अक्षांश पर बनती है, विषुवतीय लो प्रेशर पेटी जो है, इसको बोलते हैं डोलड्रम। बहुत ही मुख्य टॉपिक से फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है डोलड्रम। और ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, ये है अश्व अक्षांश। इसी को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। और ये जो अश्व अक्षांश है, हमें दुनिया के जो मरुस्थल है यहीं पर देखने को मिलते हैं, अश्व अक्षांशों पर ही, चाहे वो 30 डिग्री उत्तर का हो चाहे वो 30 डिग्री दक्षिण में हो। आपसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मरुस्थल किस अक्षांश पर देखने को मिलते हैं, तो 30 डिग्री पर, 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में मरुस्थल देखने को मिलते हैं। और इस 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण दोनों को कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये दोनों पेटी समझ में आई होगी। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये पेटी कहां कहां मिलेगी। हम पढ़ रहे हैं वायुदाबीय पेटी, जो कि मुख्यतः 7 होती है। मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। समझिए कि वायुदाब पेटी जो 7 है टोटल, वो कहां कहां है। उसके बाद हम बात करते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की, जो कि 2 नंबर है और इधर नीचे 6 नंबर है।
ये दोनों भी सेम सेम है, बस इनको बोल देंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। जो दूसरे नंबर की है, जो 60 डिग्री उत्तर में और 60 डिग्री दक्षिण में पाई जाती है, उसको बोलते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये 2 नंबर और 3, ये नीचे 6 नंबर, दोनों का नाम एक है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और जो सबसे ऊपर की है, उसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो 7 नंबर की है, इसको बोल देते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। 1 नंबर की जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, अर्थात हाई प्रेशर वायुदाब पेटी। तो अब देखो मैं आपको शॉर्ट में क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहां से हमारी बहुत मुख्य बातें शुरू होंगी। हमारे पास टोटल कुल 7 वायुदाब पेटी हैं, जिनके मैंने आपको नाम लिख दिए हैं। 90 डिग्री उत्तर से हमने शुरुआत की और नीचे दक्षिण में हम पहुंच गए 90 डिग्री तक। यहां तक कुल हमारे पास 7 वायुदाब पेटी हैं। पहली ध्रुवीय हाई प्रेशर है। देखो यहां पर अगर आपको याद रखना हो, इसका लॉजिक याद करना हो कि कैसे हम याद कर सकते हैं, तो याद करने के लिए मैं आपको कौन से पेन से लिख सकता हूं, देखो यहां से लिख देता हूं। चलो याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर लो प्रेशर बनता है, जो 0 डिग्री अक्षांश है, यहां पर बनता है लो प्रेशर। फिर यहाँ 30 डिग्री पर हाई प्रेशर बनता है, 60 डिग्री पर फिर से लो प्रेशर बनता है। मतलब निम्न वायुदाब कैसे बनेगा अभी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर बनता है। फिर से जो वायु है, मैंने आपको बताया था, आपको एक लाइन याद रखनी होगी, जो वायु है उसका जो संचलन होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा। तो जो हमारा 0 डिग्री का अक्षांश है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय अक्षांश, वहां पर लो प्रेशर बनता है। कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर, जिसके कारण गर्मी होती है। गर्मी होगी तो हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगेगी, जिसके कारण जब हवा वहां से ऊपर चली जाएगी तो लो प्रेशर बनेगा। और हाई प्रेशर ये कैसे होता है? यहाँ पर जो गर्मी कम होती है और हवा ठंडी होती है, जिसके कारण हाई प्रेशर बनता है। ये जो हमने 60 डिग्री उत्तर में और 60 डिग्री दक्षिण में लिखा है लो प्रेशर, ये यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है, लेकिन इसकी तुलना में, ध्रुवों की तुलना में यहाँ पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से समझाया। अब चलिए मैं आपको क्या समझाना चाहता था इसके माध्यम से समझिए। हम पढ़ रहे हैं वायुदाब क्या है। सबसे पहले तो ये, तो देखो पृथ्वी पर स्थायी वायुदाब पेटियां पढ़ रहे हैं, कुल 7 होती हैं, पर इससे पहले हमने वायुदाब समझना है। देखो पृथ्वी की सतह पर वायु का भार क्या कहलाता है? वायुदाब कहलाता है। वायु का भार ही वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी पर सूर्य की असमान उष्मा और पृथ्वी के घूर्णन के कारण वायुदाब अलग अलग क्षेत्रों में समान नहीं होता है। बस आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए क्या पूरी पूरी पृथ्वी पर वायुदाब समान होता है? आप कहिएगा नहीं। आपसे पूछा जाएगा क्यों नहीं होता है? तो वो होता है जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसके कारण समान नहीं हो पाता, और जो सूर्य की उष्मा है उसके कारण समान नहीं हो पाता। अब देखो पृथ्वी की मुख्य वायुदाब पेटियों की बात करें, जो मैंने आपको पीछे समझाई है। पृथ्वी की मुख्यतः 7 वायुदाब पेटियां हैं। इन 7 प्रमुख वायुदाब पेटियों में क्या क्या विशेषता है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो एक बात आपको यहाँ पर नोट करके लिख लेनी चाहिए। जो 7 पेटियां हैं, इन 7 पेटियों में 1 नंबर की पेटी जो है 1, 4 और 7, ये जो 1, 4 और 7 वाली पेटियां हैं, ये धरातल के तापमान के कारण बनती है। धरातल के तापमान के कारण बनती है। मैंने इसलिए वहां पर आपको नंबर दिए थे। 1, 4 और 7 नंबर की जो पेटी है, उनका निर्माण धरातल के तापमान के कारण होता है। और जो बाकी की पेटियां बची, जैसे कि 2, 3, 5 और 6, ये वायु की गति के कारण बनती है। कौन कौन सी बची? एक तो बची 2, एक बची 3, और एक बची 5 और एक बची 6। ये वायु के गति के कारण बनती है। वायु की गति के कारण बनती है। देखो जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कौन कौन सी वायु दाब की पेटी बताई, 1, 4 और 7। कहां पर आपको नजर आ रही है 1, 4 और 7? सबसे ऊपर और सबसे नीचे 1 और 7 तो ये है, और बीच वाली जो 4 है, ये जो तीनों वायु दाब की पेटी है, ये वाली 1 नंबर की, और इधर से ये वाली 7 नंबर की, और ये इधर से ये चौथे नंबर की। ये जो तीनों वायु दाब पेटी हैं, ये क्यों बनती हैं? इनका मुख्य कारण क्या है बनने का? तो आप कहिएगा इनका मुख्य कारण है धरातल का तापमान। ये तीनों जो वायुदाब पेटी बनती हैं, 1 नंबर की, 4 नंबर की और 7 नंबर की, इनका जो मुख्य कारण है तापमान है। तापमान के कारण बनती है। बाकी की जो पेटियां बची 4, कौन कौन सी बची? ये 2 नंबर की बची। चलो इनको भी मैं एक पेन से लिख देता हूं अलग से। कौन कौन सी बची? एक तो ये 2 नंबर की पेटी बची, ये बची। चलो इसको मैं यहां पे लिख देता हूं।
और एक ये 3 नंबर वाली पेटी बची, उसी प्रकार ये नीचे 5 नंबर वाली पेटी बची, और फिर ये हमारे पास ये 6 नंबर वाली पेटी बची। इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण होता है वायु की गति के कारण। वायु गति के कारण। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? मैंने आपको समझाया कि हमारी जो पृथ्वी है वहां पर टोटल 7 तरह की वायुदाब पेटियां बनती हैं। कौन कौन सी बनती है मैंने आपको नंबर कर दे के समझाया, कुल 7 पेटी बनती है। और इन 7 पेटियों में से 3 पेटी जो बनती है, 1 नंबर की, 4 नंबर की और 7 नंबर की, ये तापमान के कारण बनती है। और बाकी की जो 4 पेटियां हैं, वो चारों पेटियां वायु की गति के कारण बनती है। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं। ये जो हमारी पहली बहुत ही मुख्य, ये वाली 0 डिग्री अक्षांश वाली जो पेटी है, जिसको बोलते हैं विषुवतीय लो प्रेशर पेटी, जिसको डोलड्रम बोलते हैं। अब इसकी ओर चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने नाम डाला है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बेल्ट, जो कि 0 डिग्री मैंने आपको समझाया था पहले ही। 0 डिग्री हम उसका एवरेज लेते हैं, 5 डिग्री ऊपर जा सकते हैं, 5 डिग्री नीचे जा सकते हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है निम्न वायुदाब पेटी। 0 डिग्री वाली पेटी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, देखो क्या है, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले ये किस अक्षांश में बनती है? ये 0 डिग्री से 5 डिग्री 10 डिग्री उत्तर में दक्षिण में बनती है। जैसे मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, 5 डिग्री दक्षिण में, 5 डिग्री उत्तर में। तो यहाँ पर इस बेल्ट का निर्माण होता है। कारण, अगर आपसे कोई पूछे कारण क्यों होता है, तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक होता है, इसलिए ये हमारे जो निम्न वायुदाब पेटी है 0 डिग्री पर, इसलिए बनती है। अब इसके बाद हम करते हैं इनकी बात विशेषता की। देखो विशेषता क्या है, ये जो हमारे पास विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी बन रही है 0 डिग्री अक्षांश पर, इसकी विशेषता क्या है? तो देखो विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर निरंतर बादल और वर्षा होती है, और इस क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। और यहाँ से बहुत मुख्य मुख्य नदियों का निर्माण होता है। और पहली एक दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर इन बादलों के कारण यहाँ का जो तापमान है उष्ण बना रहता है और आर्द्र रहता है। उष्ण तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और आर्द्र इसलिए क्योंकि लगातार बारिश भी होती है दिन में 2-2 बार। यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो 0 डिग्री का अक्षांश है, इस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी यहीं पर देखने को मिलती है, कांगो नदी यहीं पे देखने को मिलती है, यहीं से इनका उद्गम देखने को मिलता है। और जो नील नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो भी यहीं पर देखने को मिलती है। तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। नील नदी, अमेजन नदी, ये हमारा दूसरा आ गया, इसको हम आगे पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से नोट्स बनाए हैं अमेजन नदी के ऊपर, नील नदी के ऊपर। देखो ये रहा पहले हमारे पास अमेजन नदी। चलो यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो हम विशेषता पढ़ रहे हैं, जो हमने पढ़ा है पहली पेटी जो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है, उस पर हमारी ये अमेजन नदी दिखाई पड़ती है। इसका परिचय क्या है? इसका परिचय ये है कि अमेजन नदी घाटी दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, घाटी है। सबसे बड़ी कैसे है? क्योंकि इसके द्वारा जो पानी ले जाया जाता है, उस पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उस हिसाब से सबसे बड़ी है। अगर सबसे लंबी की बात करें, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो अभी ये सबसे बड़ी नदी क्यों है? क्योंकि ये पानी जो है वो सबसे ज्यादा ले जाती है, पानी को सबसे ज्यादा ले जाती है अपने साथ बहाकर। तो ये इसका सामान्य सा परिचय चल रहा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। देखो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है नील नदी का, वो लगभग लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका एरिया है और कितना पानी ये ले जाती होगी समुद्र में। अगर आप हमारे देश का वर्ग क्षेत्रफल देखोगे, भारत देश का, तो वो लगभग लगभग पूरे देश का 32 पॉइंट कुछ है लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे देश का क्षेत्रफल है। लेकिन इस अमेजन नदी का क्षेत्रफल देखिए आप, 70 लाख वर्ग किलोमीटर, हमारे देश से लगभग 2 गुने से भी ज्यादा। कहाँ 32, कहाँ 70? अब आप सोचिए, अमेजन नदी का केवल इतना क्षेत्र है जितना कि हमारे देश का भी नहीं है। हमारे देश का क्षेत्रफल इससे आधे से भी कम है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना पानी अपने साथ ये समुद्र में ले जाती होगी। देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि अमेजन नदी को दुनिया की सबसे
विशाल जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। यही कारण है क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है कुल, लंबाई तो इसकी नील नदी से कम है। भाई सबसे लंबी तो नील नदी है। लेकिन हम लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई ज्यादा होगी, लंबाई कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है। अब देखो इसका जब हमने एरिया निकाला अमेजन नदी का तो वो 70 लाख वर्ग किलोमीटर आया। और मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि जो हमारा देश भारत है उसका जो क्षेत्रफल है वो 32 पॉइंट कुछ लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हमारे देश से भी दुगने से भी ज्यादा इसका क्षेत्रफल है अमेजन नदी का। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि कितना पानी इस नदी में जाता होगा, बहता होगा और कितना पानी समुद्र में छोड़ती होगी। तो इसलिए इस नदी को, अमेजन नदी को, दुनिया की सबसे विशाल जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया की सबसे विशाल जल निकासी प्रणाली नदी कौन सी है, तो वो है अमेजन नदी। और इसका उद्गम कहां से होता है, तो दक्षिण अमेरिका में देश है पेरू और वहां पर एक पर्वत है एंडीज पर्वत। इस एंडीज पर्वत से इस अमेजन नदी का उद्गम होता है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो टोटल लंबाई इसकी 6400 किलोमीटर है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है नील नदी के बाद। नील नदी की लंबाई लगभग 6600 किलोमीटर है, उससे 200 किलोमीटर छोटी है नील नदी से। तो लंबाई 6400 किलोमीटर है और दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और कहां से निकलती है, पेरू एक देश है दक्षिण अमेरिका में, एंडीज पर्वत से निकलती है। और ये एंडीज पर्वत भी दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में है। तो अब आगे चलते हैं, अमेजन नदी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। देखो जल प्रवाह के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है और अमेजन नदी का जल प्रवाह इतना अधिक है, देखो कितना अधिक है, प्रतिदिन अटलांटिक महासागर में ये गिरती है और लगभग लगभग 2,90,000 घन मीटर। देखो एक बार मुझे मतलब पढ़ के इसको एकदम रुक गया मैं, इतना लंबा जो डिजिट है, 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड, इस शब्द पे गौर करो, 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड जो पानी है, 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड पानी को ये अटलांटिक महासागर में प्रतिदिन छोड़ती है अमेजन नदी। अब आप सोचिए इसमें कितना पानी दिन भर में जाता होगा और अब तक 24 घंटे में, या अब तक जब से ये नदी चल रही है तो कितना पानी समुद्र में जा रहा है इस नदी के द्वारा। इसलिए इसको कहा कि जल प्रवाह के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के आधार पर दूसरे नंबर की नदी है, सबसे लंबी है नील नदी है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा फोकस अमेजन नदी पे है। तो देखो लगभग लगभग 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड, 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड, प्रति मिनट या प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड अटलांटिक महासागर में ये जल छोड़ती है अमेजन नदी। चलिए और थोड़ी सी विशेषता की बात करते हैं अमेजन नदी की घाटी के बारे में। देखो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर घना उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। यहाँ पर दिन में 2 बार वर्षा होनी होनी है। और ये जो अमेजन नदी की घाटी है इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े? कारण यह है कि इस अमेजन नदी घाटी से विश्व की 20% ऑक्सीजन पैदा होती है। विश्व की 20% ऑक्सीजन पैदा होती है, इसलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े। और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। भाई जब दिन में 2 बार वर्षा होगी तो सदाबहार वन ही पाए जाएंगे। तो देखो ये नदी घाटी के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जलवायु की बात करते हैं। जैव विविधता, यहाँ पर जलवायु गर्म और आर्द्र रहती है। मैंने आपको बताया गर्म रहती है इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और आर्द्र रहती है क्योंकि दिन भर में 2 बार बारिश होती है और साल भर तेज बारिश। औसत वर्षा, देखो यहाँ पर जो औसत वर्षा है 2,000 से 3,000 मिलीमीटर के आसपास होती है। और जैव विविधता की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जैव विविधता क्षेत्र है अमेजन नदी का, और हजारों प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं, जैगुआर, पिरान्ना मछली, एनाकोंडा, तोता, पिरान्ना मछली, एनाकोंडा, तोता, बंदर, मेंढक आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। बात करें ये जो अमेजन नदी जल घाटी है, नदी घाटी है, यहाँ पर मानव जीवन कैसा है, तो देखो इस क्षेत्र में मुख्यतः आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। और उन आदिवासी जनजातियों का जो जीवन है वो शिकार, मछली पकड़ने आदि में, या झूम कृषि जिसको बोलते हैं, उसमें जाता है। और हाल के वर्षों में यहाँ वनों की कटाई तेजी से बढ़ी है। ये था हमारा अमेजन नदी। और मैं आपको बता रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, 0 डिग्री अक्षांश के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अभी हम आगे नहीं बढ़े। पृथ्वी का जो 0 डिग्री अक्षांश है वहां पर हमने पढ़ा अमेजन नदी को, और इसी 0 डिग्री अक्षांश पर अब हम पढ़ेंगे कॉन्गो नदी को। इसी 0 डिग्री अक्षांश पर हम पढ़ेंगे नील नदी को, और इसी 0 डिग्री अक्षांश पर आगे हम पढ़ेंगे जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है, न्यू गिनी द्वीप समूह है,
ये सारे के सारे हमें 0 डिग्री अक्षांश पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 30 डिग्री अक्षांश पर। 30 डिग्री अक्षांश उत्तर में, 30 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, जहां पर हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं, जिसको अश्व अक्षांश कहते हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश को डोल्ड्रम भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको ITCZ कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इसी को हम बोलते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। तो अभी हम ये 0 डिग्री ही पढ़ रहे हैं। इस 0 डिग्री अक्षांश के आसपास ही हमने ये अमेजन नदी पढ़ी, और इसी 0 डिग्री के आसपास हम आगे पढ़ेंगे कॉन्गो नदी। तो चलिए, हमारी जो अगली नदी है 0 डिग्री पर, इसका देखो ये महत्व है, एक महत्व और इसका एक बार पढ़ लेते हैं। जो अमेजन नदी घाटी है, विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी भंडार करती है। और दूसरा महत्व इसका ये है कि जलवायु में संतुलन में इसका अहम योगदान है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 20% ऑक्सीजन यहाँ पर पैदा होती है, और यहाँ की भूमि कृषि के लिए कम उपयुक्त है क्योंकि लगातार वर्षा होती है। कारण ये है, जो उपजाऊ तत्व है, जो पोषक तत्व है, वो बह जाते हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो देखो, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अमेजन नदी न केवल दक्षिण अमेरिकी बल्कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। कारण क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन उत्पादन, जलवायु संतुलन और जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है। तो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी पर अमेजन नदी। अमेजन नदी का महत्व आए दिन आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। अमेजन नदी कहाँ है, उसकी क्या विशेषता है, कितनी बड़ी है? तो जल निकासी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। मैंने बताया लगभग लगभग 2,90,000 घन मीटर प्रति सेकंड पानी प्रति सेकंड समुद्र में छोड़ती है अमेजन नदी। अब यहीं पर हमारा जो 0 डिग्री है, जो डोल्ड्रम है, इस डोल्ड्रम पर एक और नदी पाई जाती है अफ्रीका की। उसका नाम है कॉन्गो नदी। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। और ये जो कॉन्गो नदी है, इसके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये एकमात्र नदी है, कॉन्गो नदी। चलिए आगे जैसे कोई आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल हम इसका परिचय देखते हैं। कॉन्गो नदी, देखो, कॉन्गो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नील नदी के बाद। नील नदी भी अफ्रीका में ही है। तो कॉन्गो नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, नील नदी के बाद। अफ्रीका की, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। अगर दुनिया की बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, दूसरी दूसरी सबसे लंबी तो नील नदी है, लेकिन दूसरी सबसे लंबी नदी दुनिया में अमेजन नदी है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे तो कॉन्गो नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नील नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी लगभग लगभग 4700 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, एक सेकेंड, शायद मैंने जो आपको अमेजन की लंबाई बताई थी वो कितनी थी? शायद 6400 किलोमीटर थी ना, शायद, या 6400। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बता दिया आपको? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जो नील नदी है, जो अमेजन नदी है, उसकी लंबाई मैंने आपको शायद 6400 किलोमीटर ही बताई है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि, हाँ बिल्कुल ठीक है, 6400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्गो नदी। जो कॉन्गो नदी है, उसकी लंबाई लगभग लगभग 4700 किलोमीटर है, और जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या विशेषता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं PDF बनाता हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए बिल्कुल सेम टू सेम, आपको नोट्स ना बनाने पड़े, आप यहीं से पढ़कर अपना काम चला लें, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहां पर मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, टेलीग्राम पर चैनल है सतीश एकेडमी ऑनलाइन के नाम से। आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, और जो भी स्टडी मटेरियल आपसे आपकी परीक्षा से संबंधित होगा, या जो भी मैं आपको डेली ये PDF बनाकर पढ़ाता हूँ, ये PDF आपको सेम टू सेम मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको, जो हमारा कमेंट बॉक्स होगा वीडियो के नीचे, उसमें पिन कर दूंगा। वहां से आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ताकि आपको ये जो स्टडी मटेरियल है ये मिलता रहे, और जो हम डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं वो मिलते रहे, या जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलता रहेगा। तो आपसे अपील है कि अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नीचे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर मैं कमेंट पिन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कॉन्गो नदी, इसका परिचय। तो देखो, परिचय में हमने जाना कि अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लंबाई इसकी 4700 किलोमीटर है। उसके बाद जल प्रवाह के आधार पर अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जल प्रवाह अमेजन के बाद अब सोचिए, अमेजन नदी के बाद जल प्रवाह के मामले में दूसरी सबसे बड़ी नदी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, हाँ आगे की वो थोड़ी सी इसकी वो पढ़ते हैं विशेषता। देखो, कॉन्गो नदी घाटी का जो क्षेत्रफल है लगभग लगभग 37 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी भारत के क्षेत्रफल से बहुत ज्यादा है।
भारत का कुल क्षेत्रफल 32 पॉइंट कुछ लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर देखो, जो कॉन्गो नदी है इसका जो कुल वर्ग क्षेत्रफल है वो 37 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो कॉन्गो नदी है कितनी बड़ी नदी होगी। हालांकि अमेजन नदी के बारे में हमने देखा, उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर था। अब इसके उद्गम की बात करते हैं। ये नदी मध्य अफ्रीका के जाम्बिया जाम्बिया एक देश है, वहां के लुआ लावा क्षेत्र से निकलती है, लुआ लावा। और ये जो भूमध्य रेखा है इसकी विशेषता की बात करते हैं। भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा है उस नदी, ये कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। देखो, अगर मैं आपको अफ्रीका का एक मानचित्र दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पर हमारे पास होगा अफ्रीका का एक मैप मैंने निकाल के रखा है। जैसे सपोज अफ्रीका का मैप मैंने निकाला तो था ये रहा। तो हमें पता है कि हमारे पास 0 डिग्री अक्षांश कहाँ पर है, ये रहा 0 डिग्री अक्षांश, ये रहा। तो ये जो कॉन्गो नदी है, ये कॉन्गो नदी इस 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। जैसे कि यहां से कहीं से निकलती है, ये ऐसे निकल के और ऐसे फिर से यहां से निकलती है, यहाँ फिर समुद्र में गिर जाती है। तो विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। आप याद रखना इस चीज को। विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है वो है कॉन्गो नदी। मैंने आपको बताया ये भूमध्य रेखा के आसपास, इसका जो पूरा बेसिन है वो भूमध्य रेखा के आसपास है, और भूमध्य रेखा को यहाँ से निकल के ऐसे पार करती है, फिर ऐसे पार करके यहाँ समुद्र में गिर जाती है। तो विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है वो है कॉन्गो नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने के कारण घने उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र को अफ्रीका का अमेजन भी कहा जाता है। कॉन्गो नदी को अफ्रीका का अमेजन कहा जाता है। और यहाँ पर भी भारी वर्षा होती है, साल भर में गर्म और आर्द्र जलवायु बनी रहती है। भाई गर्म क्यों रहेगी? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और आर्द्र क्यों रहेगी? क्योंकि दिन भर में वर्षा होती है और ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका महत्व की बात करते हैं। तो देखो, जल विद्युत बनाने में इसका महत्व है, जैव विविधता का बहुत बड़ा महत्व है, मछली पालन और परिवहन के लिए भी उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो सबसे विशेष नदी आज की है वो है नील नदी। इसका उद्गम क्षेत्र और सोर्स, देखो इस नील नदी को इंग्लिश में बोलते हैं नाइल रिवर। अभी पैट का एग्जाम हुआ, उसमें हिंदी में भी इस नील नदी को नाइल लिखा, नाइल। तो कुछ बच्चों को जरूर कंफ्यूजन हुआ होगा ये नाइल क्या है। तो नील नदी को इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, और नाइल को ऐसे लिख दिया उन्होंने, नाइल। तो इसका परिचय जान लेते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई लगभग लगभग 6650 किलोमीटर, 6600 किलोमीटर। अमेजन नदी से लगभग 250 किलोमीटर बड़ी है लंबाई में। और यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसका सामान्य सा परिचय है। देखो, अगर मैं इसको और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना चाहूँ तो आपको एक मैप पर लेकर चलता हूँ। चलिए, मैप पर ले जाने के बाद एक सेकंड फ्रेंड्स। हाँ, ये हमारे सामने अफ्रीका का मैप है, और हम समझने जा रहे हैं कि जो हमारी ये नील नदी है, कौन सा पेन लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, चलो ये मैंने ले लिया ग्रीन वाला। ये नील नदी कहाँ कहाँ से, चलिए ग्रीन से अच्छा तो रेड ही ले लेता हूँ। जी बिल्कुल, चलिए हम पढ़ रहे हैं नील नदी। तो देखो, ये नील नदी एक आपको मिलेगी विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील यहाँ पर कहीं पर आपको देखने को मिलेगी, ये रहा, देखो ये भूमध्य रेखा पर ही है। 3 देश हैं, वो 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो युगांडा है, केन्या है और तंजानिया है। इन तीनों की सीमा पर यहाँ पर एक विक्टोरिया झील है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम रखा गया नीली नील, श्वेत नील, सॉरी। ये जो विक्टोरिया झील से एक नदी निकली है, इसको कहा गया श्वेत नील। यहां से एक नदी निकलती है, इसको कहते हैं श्वेत नील। इस श्वेत नील का मतलब हुआ व्हाइट, सफेद। तो विक्टोरिया झील से निकलती है ये एक नदी, जो कि युगांडा, केन्या और तंजानिया इन तीनों की सीमा में साझा होती है। विक्टोरिया झील यहां से निकलती है, इसका नाम रखा गया श्वेत श्वेत झील। अब इसके बाद एक टाना झील है। इथियोपिया एक देश है, जैसे ये रहा, इस इथियोपिया में एक टाना झील है, टाना झील। इस टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम रखा गया नीली नील। यहाँ से एक नदी निकलती है टाना झील से, ये टाना झील है इथियोपिया में। और ये जो इथियोपिया से नदी निकलती है इसका नाम रखा गया नीली झील, नीली
नीली नदी, सॉरी, टाना झील से निकलती है और नाम रखा गया है नीली नदी। या तो नीला नदी कह देते हैं या नीली नदी कह देते हैं। अब देखो ये जो नील नदी है, ये दो नदियों का संगम है। एक तो श्वेत नील है और एक नीली नील है। जो श्वेत नील है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है और ये जो विक्टोरिया झील है, ये 3 देशों के संगम पर है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर ये हमारे पास विक्टोरिया झील है। इस विक्टोरिया झील से ये एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील। और उसी प्रकार ये एक देश है इथियोपिया। इस इथियोपिया में एक झील है जिसका नाम है टाना झील। इस टाना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीली नील। अब ये दोनों नदियां यहाँ पर, एक सूडान देश है अफ्रीका में, इस सूडान की एक राजधानी है जिसका नाम है खार्तूम। इस खार्तूम राजधानी में ये दोनों नदियां आकर मिल जाती है। एक सेकंड में इसको और मिटा के अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। देखो यहां से विक्टोरिया झील से एक नदी निकली और यहाँ से टाना झील से एक नदी निकली। जो विक्टोरिया झील से निकली इसको कहा गया श्वेत नील, और जो टाना झील से निकली इसको कहा गया नीली नील। अब ये दोनों नदियां सूडान की एक राजधानी है खार्तूम, यहाँ पर दोनों मिल जाती हैं और आगे फिर ये इजिप्ट से होकर बहते हुए यहाँ पर गिर जाती है ऊपर। तो इस ये जो यहाँ से खार्तूम में इनका संगम होता है दोनों नदियों का, खार्तूम सूडान की राजधानी है, यहाँ के बाद ये नदी कहलाती है नील नदी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये अफ्रीका महाद्वीप पर समझाया कि जो नील नदी है, अब देखो ये कहाँ कहाँ से निकलती है। ये अफ्रीका महाद्वीप से दो जगह से निकलती है, फिर इन दो नदियों का एक जगह संगम होता है सूडान में। सूडान की राजधानी है खार्तूम, और उस खार्तूम में दोनों का संगम होने के बाद इस नदी को हम नील नदी कहते हैं। तो यही बात मैं आपको पीछे समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इसका उद्गम की बात मैंने आपको समझाई। देखो यही बात यहाँ पर लिखी है, इसका उद्गम कैसे कैसे होगा। तो जो श्वेत नील है वो निकलती है विक्टोरिया झील से, और ये विक्टोरिया झील कहाँ है, ये विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया में स्थित है। और फिर ये जो नील नदी है, इसका मुख्य स्रोत, जल स्रोत यहीं से निकलता है। और दूसरी नदी निकलती है जिसको नीली नील कहते हैं या नीला नील कहते हैं, जो कि टाना झील से निकलती है। और ये टाना झील कहाँ पर है, ये इथियोपिया देश में है। फिर इन दोनों नदियों का सूडान की राजधानी है खार्तूम, वहां पर संगम होता है, वहां पर मिलन होता है। और वहां के बाद ये दोनों नदियां एक संयुक्त रूप से प्रवाह होती है, और इन दोनों नदियों के जो आगे मिलके दोनों प्रवाहित होती हैं संगम के बाद, उसको कहते हैं नील नदी। और फ्रेंड्स ये जो नील नदी है, इसके महत्व की बात करें तो मैंने आपको बताया, ये जो नील नदी है, देखो ये फिर यहाँ से, ये जो एक देश है मिस्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इजिप्ट, जैसे हमारे देश को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, उसी तरह से मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ से नील नदी इजिप्ट से होते हुए यहाँ पर इस वाले सागर में गिर जाती है। तो अब यहाँ पर यही समझाया गया है कि इस नदी का जो महत्व है, नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इस नदी के किनारे ही प्राचीन मिस्र की सभ्यता भी विकसित हुई थी, और वर्तमान में भी इस नदी के सहारे वहां पर मैदानी एरिया है, जिससे कृषि आदि में बहुत बड़ा योगदान इस नील नदी का है। और फिर बात करें नील की, वार्षिक बाढ़ से उपजाऊ मिट्टी मिलती थी जिससे कृषि समृद्ध होती थी। मिस्र की हम सभ्यता की बात कर रहे हैं। और आज भी सिंचाई, जल विद्युत और परिवहन के लिए मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया नील नदी के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि आज आपकी क्लास फिर से लंबी हो जाएगी, तो चलिए हम नील नदी पर ही आज अपनी क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, आगे की बातें करेंगे यहाँ से, जो हमारे पास इंडोनेशिया द्वीप समूह और न्यू गिनी द्वीप समूह है, यहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और फिर अपने टॉप 30 प्रश्नों के साथ अपनी क्लास का अंत कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको कह देता हूँ कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए, तो टेलीग्राम पर हमारा एक चैनल है जिसका नाम है सतीश एकेडमी ऑनलाइन। उसको मैं आपको कमेंट में नीचे पिन कर दूंगा, आप वहां जाइए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, ताकि आपको ये जो पीडीएफ है ये मिलती रहे। और जाते जाते आपसे फिर अपील करता हूँ कि एक बार और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ